तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर जो जो मेज़रमेंट के यूनिट्स हमारे काम में आते हैं डे टू डे लाइफ में, उनको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। जैसे मैंने घर के लिए कहा, हम लोग घर जब बनाते हैं तो किस में बनाते हैं? फुट में। 10 बाई 12 फुट का हमारा कमरा होता है ना। और क्या करते हैं? और किस पे नापते हो? हम ये जानते हैं कि ये 1 मीटर होता है, इस 1 मीटर में लगभग 3 फुट आ जाते हैं। लगभग 3 फुट से थोड़ा बड़ा होता है 1 मीटर, लेकिन आप मान सकते हैं लगभग कितना होता है? 3 फुट, लगभग 3 फुट। और 1 फुट इतना होता है ना। और 1 फुट कितना होता है जी इंच में? 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और 3 फुट को बोलते हैं 1 यार्ड, 1 गज। 3 फुट जब जमा हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 1 गज। तो 1 गज में कितने फुट? 3 फुट। 1 गज में कितने फुट? 3 फुट। और 1 फुट में कितने इंच? 12 इंच। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। लगभग 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। ये यूनिट समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? 1760 गज का 1 मील होता है, 1 गज इतना होता है। तो ये सारी यूनिट्स हमारी डे टू डे लाइफ में चलती हैं। तो अब ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे, 1 बाई 1 थोड़े थोड़े आप इसको नोट करेंगे। जैसे नॉर्मल मेज़रमेंट के लिए ज़्यादातर अपन इंच यूज़ करते हैं। 1 इंच, जैसे ये आप एक बित्ता ऐसे फैलाते हो ना, बित्ते से भी हम नापते हैं कि नहीं नापते किसी चीज़ को? आज भी हम लोग ये बित्ता बहुत यूज़ करते हैं। 5 बित्ते की रस्सी दे दो भैया, 6 हाथ की धोती दे दो, है ना। तो ये सारे सिस्टम आज भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। 1 बित्ता कितना होता है? ये लगभग 9 इंच का होता है। कितने का? हाँ, बड़ा हाथ है तो 9 इंच 1 बित्ता, और छोटा हाथ है तो 8 इंच का 1 बित्ता होता है। और 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। तो ये समझ आ रहा है जी। स्केल आप मार्केट में लेने जाओगे तो स्केल आपको कैसे मिलते हैं? वो फीता वाला स्केल नहीं आता जो घर वर नापने के लिए यूज़ होता है, या नॉर्मल स्केल आप लेने जाओ तो स्केल में आप देखोगे क्या सिर्फ सेंटीमीटर की रीडिंग रहती है? आंसर है नहीं, उसमें इंच की रीडिंग भी रहती है। क्या ज़रूरत है जी? स्कूल में तो आप इंच विंच नापते ही नहीं हो, तो भी आपके स्केल में इंच की रीडिंग क्यों आती है? आप देखोगे 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है मेरे ख्याल से, आता है 30 का आता है, कितने का आता है? 24 का, 15 का तो एक आता है, उसके बाद 30 का आता है। 30 सेंटीमीटर ये हो गया, और उसमें पीछे इंच भी दिया रहता है। तो इंच भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। आप भले ना नापते हो, लेकिन हमारे घर, हमारे दीवार सब इंच में बनते हैं ना। मैंने आपको बताया था ना, ईंट का मेज़रमेंट हम किस में करते हैं? इंच में। 1 ईंट की चौड़ाई कितनी होती है? 4 इंच। 2 ईंटें का अगर दीवार हम बनवा रहे हैं तो वो कितने का होगा? 9 इंच का दीवार। 8 इंच, 9 इंच, 4.5 का भी होता है और 4 इंच का भी होता है। समझे कि नहीं समझे? समझे। तो यहाँ पे देखिए, तो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है हमारी, और उसको एसआई यूनिट में हम कन्वर्ट करके उनका रिलेशन यहाँ पे नोट करते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको याद रखनी है कन्वर्जन की, ठीक है। जैसे 1 इंच में कितना मीटर होता है, या 1 इंच बराबर कितना मीटर होता है? 0.254। इसको सेंटीमीटर में जब आप चेंज करोगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट। समझे? सेंटीमीटर में इसको आप ऐसे लिखते हो ना, 2.54 सेंटीमीटर। ये समझ आ रहा है? मीटर में लिखना है तो सी को क्या लिख दिया? 10⁻²। माइनस किधर चलता है? डेसिमल राइट साइड, तब माइनस बनता है। तो 2 डिजिट पहले कहाँ रहा होगा? पीछे। तो यहाँ से 2 डिजिट पीछे ले जाइए, ये 2 डिजिट पीछे चला गया, ये सेंटी खत्म, मीटर में आ गया। ये आ रहा है समझ? ओके। तो 1 इंच कितना लगभग? मीटर में क्या बोलेंगे? 0.0254 मीटर। और इंच में क्या बोले? सॉरी, सेंटीमीटर में क्या बोलेंगे? 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 फुट मीटर में क्या होता है? ये 1 फुट है ना। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। 3 फुट जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 फुट अप्रॉक्स आपका 1 मीटर के बराबर होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होता है ना। देखो, ये 1 मीटर पूरा नहीं हो पाया, 0.30 है, दिख रहा है? 1 फुट है, मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 फुट लगभग किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर। 3 फुट का 1 गज होता है ना, 1 गज लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, लेकिन 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा रहता है, लगभग बराबर। ये देखो 1 फुट, इसको 3 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.9, 0.9, अभी भी 1 नहीं हुआ। तो 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा रहता है 3 फुट। तो 1 फुट किसके बराबर होता है? अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर। ये डेसिमल को जब यहाँ लाओगे तो सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते 2 डिजिट बाद, तो 30.4 सेंटीमीटर, लगभग 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है लगभग। वो जो स्केल आती है ना तुम्हारी 30 सेंटीमीटर वाली, 15 की तो इतनी बड़ी रहती है,
एक और 15 ले लो, दोनों मिला दो तो 1 फुट के बराबर हो जाता है 30 सेंटीमीटर वाली स्केल, और उसको हम बोलेंगे 1 फुट। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 फुट का 1 गज होता है और वो 1 गज 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा रहता है। ठीक है, ये है 1 गज 1 यार्ड, देखो लिखा है कितना है 1 यार्ड, क्या 1 मीटर है ये? आंसर है नो। इसी को 3 बार कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 फुट हो गया, ये 3 फुट का 1 यार्ड होता है, और उसको मीटर में इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ बनेगा। ठीक है, तो 1 गज 1 यार्ड कितना होता है? 0.9144 मीटर, 1 मीटर भी नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा छोटा। ओके, मील, यार्ड और मील को अगर मैं बोलूँ तो कितना होता है? 1760 यार्ड का 1 मील होता है, 1760 गज का 1 मील होता है। ये तो आप जान रहे हैं, रटा गया अब आपको, है ना। अच्छा, मील को मीटर में आप चेंज कीजिए, कितना होता है? ये 10⁻³ को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा? 3 डिजिट आगे यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1609 मीटर। दिख रहा है कितना है ये? 1609 मीटर, है ना। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 500 मीटर कितना हुआ? आधा किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर और ले लो, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा और ज़्यादा है, 1600 मीटर लगभग। तो 1609 मीटर का 1 मील होता है, 1 मील। तो 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा हो गया ना 1 मील। और ये भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं डिस्टेंस बताने के लिए, मील। ठीक है, इसी के जैसे मिलती जुलती एक और यूनिट आती है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या चीज़ है, और नॉटिकल माइल और 1 माइल नॉर्मल माइल में क्या चीज़ का डिफरेंस है? देखो, जब भी हम लोग कोई ऐसी यात्रा करते हैं जो ऐसे गोल होती है, कैसे? इस तरह से ऐसे गोल, जैसे हमारी अर्थ क्या है, ऐसे गोल गोल है। अर्थ की सरफेस पर ऐसे जहाज जा रहा है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर पानी वाला जहाज हो, या हमारा जो एरोप्लेन ऐसे जाता है ज़मीन से तो वैसे ही उठता है ना, और उसके बाद फिर वो ऐसे लैंड होता है दूसरी जगह, तो वो भी इसी तरह मूव होता है। आसमान वाला जहाज हो चाहे पानी वाला जहाज हो, ज़मीन हमारी ऐसी है अर्थ, तो इसके ऊपर जब कोई जहाज चलता है तो उसका मेज़रमेंट हमेशा नॉटिकल माइल में किया जाता है। वो डिस्टेंस किस में मेज़र होता है? नॉटिकल माइल में। हम अर्थ पर रहते हैं, हम ऐसे चलते हैं, ये जैसे ये है पहला शहर और ये है दूसरा शहर, ठीक है। अगर एरोप्लेन से आपको जाना है तो आप कैसे जाओगे? ये वाले रास्ते से। भाई यहाँ से एरोप्लेन उड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना, फिर हवा में कुछ देर सीधा चलेगा, फिर जब उतरना रहेगा तो नीचे आ जाएगा। ये रास्ता ऐसे ही होता है एरोप्लेन का। और ज़मीन से अगर आप बाई रोड जाते हो तो आप ऐसे जाओगे एक शहर से दूसरे शहर। तो जब हम बाई रोड जाते हैं तो हम स्ट्रेट चलते हैं। जब हम स्ट्रेट चलते हैं तो अपना डिस्टेंस किस में बताते हैं? माइल में। और जब ऐसे कर्व वाले डिस्टेंस पे हमको ट्रेवल करना होता है तब वो डिस्टेंस हम किस में बताते हैं? नॉटिकल माइल में। तो एरोप्लेन वाला या शिप वाला अपना डिस्टेंस किस में कोट करता है? नॉटिकल माइल में। वहाँ माइल नहीं चलता, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल 1 माइल से थोड़ा सा बड़ा रहता है। कितना बड़ा रहता है देखिए, 1 माइल कितना होता है मीटर में? 1609 मीटर। और 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? ये 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 1852 मीटर। ये 1600 मीटर है या 1800 मीटर है? 200 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। अब ये क्यों होता है देखो ना, जैसे ये यहाँ से उड़ा प्लेन वाला, मैं ऐसे चलता हूँ, देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करते करते मैं यहाँ पर पहुँचा। मैं कितना आ गया? 1609 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला मैं? बोलिए 1609 मीटर। यानी मैं कितना चल आया? मैं क्या बोलूँगा? बोलिए, बोलो बोलो। 1609 मीटर अगर मैं बाई रोड चला तो मैं कितना चला? 1 माइल। तो ज़मीन पे चलने वाला क्या बोलेगा? मैं कितना चल लिया हूँ? 1 माइल। ठीक है। अच्छा, जब ये आसमान में ऐसे चलता है एरोप्लेन, ये भी चलता है यहाँ पहुँचता है। जब मैं यहाँ पर होता हूँ, सर उठा के ऊपर देखता हूँ तो प्लेन यहाँ पर पहुँचा है। ये मैं कितना चला हूँ? 1 माइल। सर उठा के ऊपर देखता हूँ तो प्लेन भी कितना आया है? मेरे सर के ऊपर दिख रहा है यहीं पे। प्लेन कितना चला? तो आंसर है, ये बोलता है कि मैं चला हूँ 1852 मीटर। ठीक है। जबकि मैं कितना चला हूँ? 1600 मीटर। वो कितना चला है? 1800 मीटर। और वो मुझे सर के ऊपर दिखता है, तो वो अपना डिस्टेंस क्या बताता है? 1 नॉटिकल माइल। वो कितना चला है? 1 नॉटिकल माइल। ठीक है, ओके, NM लिख देता हूँ, 1 नॉटिकल माइल। ठीक है, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है कि ये रास्ता थोड़ा छोटा है और ये रास्ता थोड़ा
बड़ा है। ठीक, तो ज़मीन पे रहने वाला इसी डिस्टेंस को क्या बोलेगा, मैं 1 माइल चला हूँ, और यही डिस्टेंस वो बिल्कुल सर के ऊपर पहुँचता है एरोप्लेन, तो वो क्या बोलता है, मैं कितना चला हूँ, मैं 1 नॉटिकल माइल चला हूँ, और 1 नॉटिकल माइल 1 माइल से बड़ा होता है। दिख रहा है, समझ आया ये? तो ये दो अलग अलग लैंग्वेज है अलग अलग रास्ते के लिए। ये क्लियर है, याद रहेगा, बोलो ना। हाँ जी। अगला चीज़, फिजिक्स में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी नापते हैं, जैसे यूनिवर्स में हमने मेज़र किया स्टार टू स्टार का डिस्टेंस, प्लानेट टू स्टार का डिस्टेंस, प्लानेट टू प्लानेट का डिस्टेंस, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, लाइट ईयर में, पारसेक में, और हम अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें मेज़र करते हैं। छोटी चीज़ें जहाँ हम रहते हैं, एक तो बड़ी चीज़ें हो गई यूनिवर्स की, वो हमने नाप ली, छोटी चीज़ें ये हमारी सफिशिएंट है इतनी, और भी बहुत सारी यूनिट है लेकिन ये सफिशिएंट है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, हमको आँख से नहीं दिखती, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें, उसका मेजरमेंट भी हम लोग फिजिक्स में करते हैं, और उसके लिए हमने छोटी छोटी यूनिट्स बनाई हैं। और देखिए, अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेज़र करते हैं तो उसके लिए जो हम लेंथ बताएंगे वो बहुत छोटे छोटे लेंथ होंगे। बार बार हमको 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, ये सब लगा लगा के बताना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं। तो हमने ना इन सब का एक एक नाम रख दिया। जो जो साइज की चीज़ें छोटी छोटी हमको मिलती गई, उस साइज की चीज़ का हमने एक नाम रख दिया, और आगे से उसी नाम से उसको पुकारने लग गए। जैसे हमको आँख से दिखना कितने साइज से बंद होता है, 10 टू द पावर -5 से छोटी चीज़ें हम नहीं देख सकते आँख से। समझ आया? आप जो स्केल यूज़ करते हो सेंटीमीटर वाला, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में पतली पतली 10 लाइनें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का साइज आप मेज़र कर लेते हो कि नहीं, कॉपी में कर लेते हो। मिलीमीटर को बोलते हैं, 1 मिलीमीटर को बोलते हैं 10 टू द पावर -3। कितना? तो 10 टू द पावर -3 साइज की चीज़ें हम नाप लेते हैं, हमको दिखती हैं आँख से। उसके भी अगर हम 100 टुकड़े कर दें, एक छोटा सा कण है, रेत का टुकड़ा है, जिसको आप मिलीमीटर की स्केल में रख के नाप सकते हो 1 मिलीमीटर, ठीक है। उस कण के भी अगर हम 10 टुकड़े कर दें, कितने, 10, तो उसका एक टुकड़े का साइज कितना हो गया, 10 टू द पावर -4। समझ रहे हो? देखो, 10 टू द पावर -3 के 10 टुकड़े और किए, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 पावर -1, तो ये कितना हो गया, -4। एक रेत के कण के कितने टुकड़े कर रहे हैं, 10 टुकड़े। जब आप उसके 10 टुकड़े करोगे, 10 टुकड़े आपको दिखेंगे, अच्छे से देखेंगे आप, तो आपको 10 टुकड़े दिखेंगे, क्योंकि उतना छोटा भी नहीं है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर उसके 10 टुकड़े और कर दिए तो फिर वो दिखता है क्या, और वो कौन सा साइज आ गया, 10 टू द पावर -5। तो -5 से छोटी चीज़ें फिर आँख से दिखनी बंद हो जाती हैं। उसको देखने के लिए हमको एक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। 10 टू द पावर -6, -7, -6 से नीचे की साइज की चीज़ें हमको आँख से नहीं दिखती। ये समझ आया? बोलिए, ठीक है। तो ये साइज शुरू हो जाता है बैक्टीरिया का, यहाँ से 10 के पावर -6 से। किसका साइज, बैक्टीरिया का, वायरस का। और ये आँख से दिखता नहीं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और इस साइज का हमने नाम क्या रख दिया, बोलिए, माइक्रो। और इसका मतलब क्या, 10 टू द पावर -6, ठीक है। ये इसको माइक्रोन बोलते हैं, शॉर्टकट में माइक्रो माइक्रो हम लोग बोलेंगे। सिंबल क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, म्यू। म्यू मतलब माइक्रो, और इसका मतलब क्या होता है मैथ्स में, 10 टू द पावर -6 मैट्रिक सिस्टम में, ठीक है जी। अच्छा, इससे भी छोटी चीज़ें हमको मिली, लेकिन बैक्टीरिया के साइजेस छोटे बड़े हो सकते हैं, वायरस के साइज, कोई बैक्टीरिया बड़ा होगा, कोई बैक्टीरिया जैसे 10 टू द पावर -6 साइज का एक बैक्टीरिया मिला, ठीक है, वो साइज हमने देखा। दूसरा बैक्टीरिया हमने देखा कि उससे 100 गुना ज़्यादा छोटा है, समझ रहे। और हमको दूसरे वायरस मिले, हमने देखा वो 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो इस तरह करके हमने 10 टू द पावर -6, -7, -8 ऐसे चीज़ों को ऑब्जर्व किया। लेकिन नॉर्मली जो बैक्टीरिया की फैमिली है, उसकी जो साइज है वो 10 टू द पावर -6 ही मिलती है हमको। उससे छोटा कौन सा आता है, -7, -8। इतनी साइज की कोई चीज़ हमको मिली नहीं नेचर में, ठीक है। 10 टू द पावर -7 या 10 टू द पावर -8 के साइज की चीज़ हमको नहीं मिली, इसलिए हमने उसका नाम ही नहीं रखा कुछ। तो आप कभी भी देखोगे बुक में, अपने नोट्स में, रेफरेंस में, तो आपको 10 टू द पावर -6 के बाद डायरेक्ट क्या मिलेगा, 10 टू द पावर -9। -7 और -8 जो है लिखा ही नहीं होगा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस साइज की चीज़ है ही नहीं नेचर में, तो उसका नाम ही नहीं रखे हम, समझे। -6 मिला, उसके बाद हमने और छोटी चीज़ इसके बाद क्या ऑब्जर्व की, हमको मॉलिक्यूल्स दिखते हैं।
मटेरियल के जब हम टुकड़े करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में टूटता है। मॉलिक्यूल्स का साइज होता है 10⁻⁹। तो -6 की साइज की चीज़ें मिलती हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, और -9 की साइज की चीज़ें मिलती हैं, मॉलिक्यूल का साइज, ठीक है। लेकिन -7 और -8 साइज की चीज़ नहीं मिलती, इसलिए हमने उसका नाम ही नहीं रखा। अगर कोई चीज़ मिलती तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं हम, -8 का, -7 का, लेकिन वो होती ही नहीं है, इसलिए हमने उसका नाम नहीं रखा है, ठीक है। तो -9 किसका साइज होता है, बोलिए किसका? मॉलिक्यूल का। किसका साइज है ये -9? दिस इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बार बार -9 ना बोलना पड़े, इसलिए -9 का एक नाम रख दिया, क्या? नैनो। तो 10⁻⁹ को क्या बोलना है? नैनो बोलना है। अब आप लेंथ नाप रहे हो तो नैनोमीटर बोल दो, मास नाप रहे हो तो नैनोग्राम बोल दो, समझ रहे हो? टाइम नाप रहे हो तो नैनो सेकंड बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? नैनो टाइटल हम लगाएंगे 10⁻⁹ के लिए। और ये किसका साइज होता है? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स छोटे बड़े होते हैं, सब इसी रेंज में आते हैं। अच्छा, इसके बाद इससे भी छोटी चीज़ हमको मिली, एटम। मॉलिक्यूल से छोटा क्या होता है? एटम। और एटम का साइज हमने देखा कई तरह का होता है, क्योंकि एटम 200 तरह के हैं कुल हमारे यहाँ। पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें 182 183 तरह के एटम्स हैं अलग अलग, तो सबका साइज भी छोटा बड़ा होगा। सबका साइज हमने देखा ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 साइज के बराबर होता है। कितना? 10⁻⁻10। और हमने उसका नाम रख दिया एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻⁻10 की साइज की चीज़ें मिलती हैं हमारे यहाँ। एटम मिलता है, उसका साइज -10 होता है, और उसका नाम क्या रखे? एंगस्ट्रॉम। पढ़िए, क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। और ये वो चीज़ है जो जगह जगह फिजिक्स में यूज़ होनी आगे। 11th में तो कम, लेकिन 12th में बहुत ज़्यादा। पूरे चैप्टर्स आएंगे एटम और न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है जी। तो ये बार बार यूज़ होगा। इसका नाम क्या रखें? एंगस्ट्रॉम। और इसके लिए सिंबल क्या बनाए हैं? कैपिटल A लिख के उसके ऊपर में एक छोटा सा नॉट लगा देते हैं, गोला गोला, इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻10 का नाम क्या है जी? एंगस्ट्रॉम। और ये क्या नापते हैं? किस साइज को दिखाता है? एटम की साइज को दिखाता है। इससे फिर से छोटी चीज़ें हमको नहीं मिली, -11 की साइज नहीं मिली, -12 नहीं मिला। -12 तो फिर भी मिलता है, उसको पीको बोल देते हैं, वो भी एटम का ही साइज है। छोटे छोटे एटम भी होते हैं, बड़े बड़े एटम भी होते हैं। तो -12 मिला, उसको पीको बोलते हैं। लेकिन -11, -13, -14, ये सब इतने साइज़ की चीज़ कोई मिली ही नहीं हमको, तो हमने उनके नाम भी नहीं रखे। एक मिला उससे छोटा, न्यूक्लियस का साइज। क्या? न्यूक्लियस। और उसका साइज होता था 10⁻⁻15। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है जी? -15। तो बार बार हमको इसकी स्टडी करनी पड़ती, बार बार हमको 10⁻⁻15 लिखना पड़ता है। तो हमने ना उसका भी एक नाम रख दिया, उसको बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं? फेम्टो या फर्मी। फर्मी भी नाम हम उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने फर्मी लिखा है, 1 फर्मी 10⁻⁻15। इसको फेम्टो भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपने सारे सब्सिडियरी यूनिट लिखे हैं ना, तो वहाँ पर आपने फेम्टो लिखा है। एक्चुअल में इसको और क्या पढ़ते हैं? फर्मी। समझ आया? ओके। और ये क्या है? 10⁻⁻15। किसका साइज है ये? न्यूक्लियस। साइड में आप ये लिखते भी जाओगे, मैं जो नोट करते जा रहा हूँ, न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। ये न्यूक्लियस का साइज हो गया। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में इससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ें हमको मिली, 10⁻⁻18 की चीज़ें, -21 की चीज़ें, जो कि न्यूक्लियस से भी छोटी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसकी स्टडी हम बाद में करेंगे जब वो चैप्टर्स आएंगे, टॉपिक्स आएंगे। अभी हम सिर्फ यहीं तक लिख देते हैं। अदरवाइज़ 18 लिखोगे तो उसको क्या बोलते हैं? एटो। याद है? 10⁻⁻18 को क्या बोलते हैं? एटो। वो भी हमको मिलता है, तो आप चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का रेडियस कितना होता है? रेडियस लेंथ ही होता है ना, 1.2 फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर। फेम्टो मतलब 10⁻⁻15। याद रखना, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें वो राइटर या क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चनर कभी भी 10⁻इतना इतना लिख के क्वेश्चन नहीं बनाता। क्वेश्चन बनाने वाला हमेशा क्या लिख देता है? इतना, FM। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इस इतना, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इस इतना। अब उसने ये लिख दिया। अब ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हल कर ले रहे हो कि नहीं। समझ आ रहा है? इसको आप डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं।
आप तभी कर पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा कि FM क्या चीज़ है, फेम्टोमीटर। एंगस्ट्रॉम क्या चीज़ है, 10⁻⁻10। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है। और जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो इसको क्या लिखोगे, 10⁻⁻15। इसको क्या लिखोगे, 10⁻⁻10। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। ये तो हो गया बहुत छोटी चीज़ें नापने के लिए। अब थोड़ा सा बड़ी बड़ी चीज़ों पर आओ। जब दो लेंथ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं एरिया। दो लेंथ के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एरिया। और हमारे यहाँ इंडिया में या कहीं भी पूरी दुनिया में सैकड़ों हज़ारों सालों से ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, और हमेशा खरीदी जाएंगी और बेची जाएंगी। ज़मीन का कारोबार अपने आप में एक बड़ा भयानक कारोबार होता है, बड़ा भारी कारोबार होता है ना। और आज के डेट में तो आप जानते हैं ज़मीन की कीमत कितनी हाई है, बहुत ज़्यादा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की यूनिट चलती थी ज़मीन के एरिया को मेज़र करने के लिए। खेत का लेन देन करना, खेत बेचना, खेत खरीदना बहुत आम बात है ना, क्योंकि हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन, तभी तो खेती होगी। तो हम हमेशा से ज़मीन खरीदते आए हैं, बेचते आए हैं। तो खरीदने बेचने के लिए उसकी मेज़रमेंट भी तो होनी ज़रूरी है ना, कि ऐसे ही बेच देंगे ये इतना खेत इतने रुपए का, इतना बड़ा खेत इतने रुपए का, ऐसा तो नहीं होता। एग्जैक्ट मेज़रमेंट से हम खरीदते हैं। तो बहुत तरह के मेज़रमेंट अलग अलग जगह चलते हैं। जैसे किसी इलाके में आप जाएंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास खेत है, ज़मीन है, तो वो कहेगा हाँ। हम पूछेंगे कितना ज़मीन है, कितना खेत है, तो वो बताएगा कि मेरे पास 5 मरले खेत है। कितना, 5 मरले या मरला। ठीक है, आप वो तो बोल दिया, ठीक है 5 मरले उसके पास खेत है, लेकिन आपको समझ आया क्या कितना खेत है उसके पास, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो, है ना। और ये लैंग्वेज चलती है पंजाब की तरफ। मरला, मरले किधर चलता है, तो पंजाब तरफ के जितने लोग हैं वो मरले को समझते हैं कि 1 मरला कितनी बड़ी ज़मीन को बोलते हैं, 2 मरला कितनी बड़ी ज़मीन को बोलते हैं। अगर 1 मरला इतनी ज़मीन को बोलते हैं, इतने एरिया को, तो 2 मरला इतने को बोलेंगे, 3 मरला इतने को बोलेंगे ज़मीन। इमेजिन हो रहा है, क्योंकि उसको आता है मरला किसको बोलते हैं, और वहाँ के सभी लोगों को मरला समझ में आता है। इसलिए मरले वहाँ के लोगों के लिए कैसी यूनिट बन गई, प्रैक्टिकल यूनिट्स, क्योंकि वो इसमें लेन देन करते हैं, खरीदी बेची करते हैं इसमें। समझ आया। अच्छा, दूसरी जगह जाइए बंगाल की तरफ, वहाँ पर आप किसी से पूछिए ज़मीन है, वो कहेगा हाँ। कितनी ज़मीन है जी, तो कहेगा मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है। कितना, 10 बीघा। और बीघा भी हमको समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे लिए नई यूनिट है, हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जितने लोग बंगाल की तरफ रहते हैं उन सबको समझ में आता है कि 1 बीघा कितना होता है, और वो अपनी ज़मीनों को बीघा में खरीदते हैं और बीघा में बेचते हैं। तो उनके लिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या है ज़मीन के लिए, बीघा। समझ आया। थोड़ा और ऊपर जाइए तो कहीं चलता है किल्ला। क्या, किल्ला। किल्ला भी यूनिट है किसकी, एरिया की, ज़मीन की, खेत की। किसी से पूछेंगे भाई कितना खेत है, पंजाब के ऊपर जब आप जाएंगे तो कई जगह ये यूनिट भी चलती है, अब तो पुरानी हो गई। वहाँ पूछेंगे कितनी ज़मीन है, तो बोलेगा 52 किल्ला ज़मीन है मेरे पास। और ये सारी यूनिट्स आप नहीं सुने, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि इंडिया में ही 10-20 तरह के यूनिट्स चलते थे ज़मीन नापने के लिए अलग अलग जगह। तो हमने हर एक यूनिट को किस में चेंज कर दिया, मीटर में, मीटर स्क्वायर में। क्योंकि मीटर हमको समझ में आता है 1 मीटर कितना होता है, आता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा तो आने लग गया ना 1 मीटर कितना होता है कि नहीं, बोलो, आता है। तो हमने ना हर एक को किस में चेंज करना शुरू किया, कन्वर्ट करना, कि 1 बीघा में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 मरले में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 किल्ला में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो मीटर स्क्वायर में जब हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये 5 मीटर बाई 10 मीटर का कमरा है, तो आपको समझ में आता है ना कितनी बड़ी ज़मीन होगी 5 मीटर बाई 10 मीटर की, आता है कि नहीं, बोलिए। तो मीटर स्क्वायर हमको समझ में आता है एरिया बताने के लिए, क्योंकि आप मीटर समझते हो। अरे भैया एक बार मीटर नापो, दूसरी बार मीटर में नापो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मीटर स्क्वायर हो गया। तो नापना तो मीटर ही है ना, और मीटर तुमको समझ में आता है कि 1 मीटर इतना होता है, जितना आपका हाथ इजली फैल जाए, ये 1 मीटर है, 3 फुट के बराबर लगभग। तो ये हमारे समझ में आता है। इसलिए जो ज़मीन के एरिया अलग अलग यूनिट में थे, अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट में, उसको सबको हमने किस में चेंज करना शुरू किया, मीटर स्क्वायर में। और आजकल तो आप फैसिलिटी देखोगे, नेट में आप सर्च करोगे तो हर तरह की यूनिट, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज में हो, जिस भी रीजन की हो, जिस इलाके की हो, सब कन्वर्ट होकर के किस में मिल जाएगी आपको, मीटर स्क्वायर में। तो आप सबको ईजिली कंपेयर कर सकते हो मीटर स्क्वायर में देख के। और आजकल तो आपके मोबाइल के ऐप भी आते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप कंपेयर कर लीजिए किसको क्या बोलते हैं।
हमारे यहाँ एमपी में और सीजी में, जहाँ हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ ज़मीन का मेज़रमेंट हम लोग किस में करते हैं? एकड़ में, डेसिमल में। डेसिमल भी समझते हो ना, डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश में। पहले चलता था आर, आर बोलते हैं, ये यहाँ हमने नोट किया है, आर ए बोलते थे पहले। कॉमन लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज में आर ए बोलते थे इसको, एक्चुअल में ये आर है। हेक्टेयर भी आपने सुना होगा। अब ये कितना कितना होता है इसको समझिए। जैसे अगर मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़, तो 1 एकड़ ज़मीन कितनी होती है? तो आंसर है 4047 स्क्वायर मीटर। 4047 स्क्वायर मीटर क्या, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो उतनी लेंथ आएगी, उतनी ब्रेथ आएगी। 2000 2000 कितना हो गया? 200 आएगा ऐसा कुछ, तब ना 4000 बनेगा, या 20 आएगा। देखो तो स्क्वायर रूट निकाल के देखना, अभी नहीं करना, बाद में करिए। तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो एक बार लेंथ पता चल जाएगा आपको कितना है, उतना ही ब्रेथ भी होगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है? तो इतना स्क्वायर मीटर कितना होता है? 1 एकड़। बहुत लंबा चौड़ा है ये, 4000 स्क्वायर मीटर मतलब बहुत होता है। ठीक है, 200 मीटर बाई 200 मीटर कितना हुआ? 4000, 40,000 हो गया। कितना हो गया? इसका स्क्वायर रूट आप निकाल के देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितना होता है। ओके, 1 RA या 1 R कितना होता है? 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये क्या है देखिए, इसको हम चेंज कर देते हैं। दिस इज 10 बाई 10 मीटर, 10 मीटर बाई 10 मीटर ऐसे लिख देते हैं। 10 मीटर बाई 10 मीटर, ये समझ आया? 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, जमीन कितना हुआ? 1 RA या 1 R आया। 1 R किसको बोलते हैं? मीटर तो आप पहचानते हो ना, एक मीटर इतना होता है, तो उसको 10 गुना कर दो। 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, जितनी ज़मीन बनेगी, जितना एरिया बनेगा, उसको क्या बोलना? 1 R। इसी तरह से 1 हेक्टेयर कितना होता है? 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, 10⁴, 4 0, 100 × 100। समझ आया? 100 मीटर बहुत लंबा होता है ना। 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, जितनी ज़मीन बनी वो क्या बन गया? 1 हेक्टेयर। आप जिस ग्राउंड में दौड़ते हैं वो लगभग 100 मीटर है। रेस लगाते हैं वहाँ, है ना, 100 मीटर की रेस लगाते हो, उसकी लंबाई हमारे यहाँ जो मिनी स्टेडियम है 100 मीटर की है कि नहीं? थोड़ी सी ज़्यादा ही है 100 मीटर से, लेकिन 100 मीटर की रेस लगती है। आपको अंदाज है 100 मीटर कहाँ तक होता है? तो 100 मीटर ऐसे, 100 मीटर ऐसे। जितना बड़ा वो प्ले ग्राउंड है उसको क्या बोलेंगे? कितना है वो? 1 हेक्टेयर है। ठीक है जी। इसी तरह से इसको तोड़ के देखो, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए, इतना आना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो ये आ जाएगा कि कितना लेंथ, कितना ब्रेथ। ओके, तो ये बड़ी बड़ी एरिया हम लोग किस में नाप ले रहे हैं? बोलिए। एकड़ में, आरे में और हेक्टेयर में। डेसिमल में भी नापते हैं, तो वो मैंने नोट नहीं किया है डेसिमल। ओके, छोटे छोटे एरिया भी नापते हैं। जैसे सबसे छोटा एरिया क्या नापते हैं? न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन कितना होता है? 10⁻⁻28। इससे छोटा क्रॉस सेक्शन हम नहीं नाप पाए, इसलिए छोटा एरिया हमने बनाया नहीं। और इतने एरिया को अपन क्या बोलते हैं? 1 बार्न, BARN, बार्न। क्या बोलते हैं? बार्न। और ये क्या नापने की यूनिट है? किसका एरिया? न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे गोला गोला एरिया न्यूक्लियस का। तो इसको लिख लेना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ न्यूक्लियस 1 बार। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वॉल्यूम देखते हैं, चलिए जल्दी से, क्योंकि वॉल्यूम भी हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स है और इसको हम बहुत मेज़र करते हैं। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम, इधर देखिए, वॉल्यूम भी बहुत यूज़ करते हैं हम। पेट्रोल लेना है तो लीटर में लेते हैं, दिस इज़ वॉल्यूम। दूध खरीदना है लीटर में लेते हैं, पानी लेना है बॉटल में लीटर में लेते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स है, बार बार हम इसको यूज़ करते हैं। तो 1 लीटर, 1 लीटर एक्चुअल में किसको बोलते हैं? इसकी थोड़ी सी फीलिंग देखिए आप। हमको क्या करना है? एक छोटी सी टंकी बनानी है ना। टंकी देखो कैसे बनाना है। ये हमने एक टंकी लिया, ध्यान से देखो इसको। ये इस टंकी की लंबाई हाँ देखिए, इस टंकी की लंबाई है, दिस इज 10 सेंटीमीटर।
कितना है ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो कितना बनता है? 10 to the power minus 2 0.01 क्यों बनेगा जी? 0.1 क्यों बनेगा? 0.1 बनेगा ना। अरे सेंटी को क्या लिखना है? 10 to the power minus 2, तो 2 डिजिट डेसिमल यहाँ आएगा ना, तो क्या बनेगा मीटर में? बोलिए 0.1 मीटर ना बना? नहीं आया समझ में? नहीं आता आपको कन्वर्ट करना। सेंटी को क्या लिखना है? 10 का पावर माइनस 2, मतलब 2 डिजिट पीछे डेसिमल, तो 2 डिजिट पीछे यही ना आया 0.1, तो 0.1 मीटर बना। तो हमने एक ऐसा टंकी बनाया जिसकी लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो समझ रहे हो ना, तुम्हारे स्केल में आता है 10 सेंटीमीटर, इतना ही बड़ा होता है ना। 4 इंच 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो 2.5 4 बार करोगे तो कितना हो गया? 10 हो गया ना। 10 सेंटीमीटर यानी क्या? 4 बार किए 4 इंच। 4 इंच चौड़ाई है इसकी, 4 इंच ऊंचाई है, 4 इंच लंबाई है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। एक डब्बा बनाए, इसमें हमने पानी भरा, इसमें पानी भर दिया फुल, और इसको हमने मेज़र किया, इसको बोलते हैं 1 लीटर। क्या बोलते हैं? हाँ, कितना पानी आया इसमें बताओ? कितना? 1 लीटर। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब देखो ये क्या है, अगर मैं इसको मीटर में लिखूं, सो दिस इज 0.1 वॉल्यूम ऐसे निकालते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर मीटर मीटर, कितना हो गया? मीटर क्यूब। 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर कितनी टंकी में आता है? समझ आया? किस साइज की टंकी में आता है 1 लीटर पानी? 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, छोटा सा टंकी बना, इतना बड़ा, उसमें कितना पानी आ जाएगा? 1 लीटर आएगा। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितना बनता है? 0.1 मीटर। आया समझ में? हाँ, ये फिगर आपको याद रखना है, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए डेसिमल हटाना है तो क्या लिखोगे? 1/10। डेसिमल हटाना है तो क्या लिखोगे इसको? 1/10 1/10 1/10, तो नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? ये 1 लीटर। ये 1000 इधर भेजो, तो 1000 लीटर इज इक्वल टू कितना आया? 1 मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है। अगर मैं एक ऐसी टंकी बनाऊं जिसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर, ब्रेथ कितनी हो? 1 मीटर, और हाइट भी कितनी हो? 1 मीटर, उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। बाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब हो गया। उसमें कितना पानी आता है? 1000 लीटर पानी आता है। ये याद रहेगा या नहीं? बताओ, बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इसको आपको याद रखना है। ये हमारा वॉल्यूम का हो गया, और इससे ज़्यादा अगर हमको ज़रूरत पड़ी वॉल्यूम की, बड़ी और ज़्यादा बड़ी, जैसे इससे 1000 गुना ज़्यादा पानी हमको लेना है, तो 1000 के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? किलो, तो उसको किलो लीटर बोल देंगे। जैसे ये इसको 1000 लीटर ना बोल के, 1000 का हमने नाम रखा है ना किलो, तो क्या बोल सकते हैं इसको? किलो लीटर। समझ आया? और 1000 गुना कर दिए तो कितना हो गया? 10 to the power 6, उसको बोलेंगे मिलियन लीटर, मेगा बोल सकते हैं। वो सब्सिडियरी यूनिट में हमने लिखा है ना 10 to the power 6 को, मेगा लीटर या मिलियन लीटर, तो वो हम सब्सिडियरी यूनिट लगा लगा के बना लेंगे। ये वॉल्यूम का हो गया। अब थोड़ा सा मास देख लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ जी, मास। मास में भी हमने बहुत छोटी छोटी यूनिट बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट बनाई है, क्योंकि हम भारी भारी चीज़ें क्या मेज़र करते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा हम मेज़रमेंट किस चीज़ का करते हैं? अपने खाने का। किसका करते हैं? और खाने पीने की चीज़ सबसे ज़्यादा किस में आती है? बोरे में आती है। सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ किस में आती है? बोरे में। इसलिए हमने एक बोरे का एक नाम ही रख दिया है, क्या? 1 क्विंटल। और बोरा किस में लद के आता है? किस में? किस में? खाने पीने की चीज़ अगर मंगानी हो तो बोरे में आएगी। बोरा किस में लद के आएगा? ट्रक में। और एक ट्रक में जितना माल आता है उसको मेज़रमेंट किस में करते हैं? टन में। समझ आया? तो हमने ना बड़ी बड़ी मास की यूनिट्स कैसी बनाई देखिए। एक यूनिट हमने बनाया 1 मेट्रिक टन, 1 टन भी बोल सकते हो। और ये कितना होता है?
1000 kg। ठीक है, ये पूरा ट्रक का हो गया ना। 1000 किलो को 1 मेट्रिक टन बोलते हैं, 1 टन भी बोल सकते हो। ये मेट्रिक शब्द इसके लिए आया, देखो 000 मेट्रिक सिस्टम, उसमें सिर्फ 10 याद करना पड़ता है, 10 to the power 3 है ये। ओके, दूसरा बोरा वाला, उसका नाम क्या रख दिए? 1 क्विंटल, और इसमें कितना आता है? 100 kg। और क्या करते हैं जी? और बताओ। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, वो तो तुम जानते हो। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम, ये तो आप जानते हो। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ हो गई अप्रॉक्सीमेटली। और कुछ चीज़ होता है, बताओ। एक और हम यूज़ नहीं करते आजकल, लेकिन थोड़ी बड़ी यूनिट में आता है, जैसे मन हो गया। मन, उसको इंग्लिश में MUND लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है? मन। वो मैंने बताया था ना एक दिन, कुछ लेक्चर पहले, एक मन कितना शेर होता है? 40 शेर, और एक शेर लगभग 1 kg के बराबर होता है, इसलिए एक मन कितना होता है? 40 kg के बराबर। ये यूज़ नहीं होता आजकल, ठीक है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा, ये भी बड़ी यूनिट्स में से है मास की। हाँ, मन में होता है ना। किसमें? मन में, हाँ होता है ना। ये समझ आया? अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी यूनिट हो गई। छोटी छोटी यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं। अगर आप सोना खरीदने जाएंगे तो आप उसको 0.0000374 kg तो नहीं बोलोगे, उसके होशे उड़ जाएंगे, क्या मांग रहा है, कितना मांग रहा है ना। तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए हमने एक अलग यूनिट बनाई है, कैरेट। क्या? कैरेट। और 1 कैरेट होता है 0.2 ग्राम के बराबर। 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम 1 ग्राम से भी छोटा है, तो उसको 0.2 ग्राम लिखने के बजाय आप लिखो 200 मिलीग्राम। मिलीग्राम तो समझ आ रहा है ना? मिली मतलब क्या? 10 का पावर -3। ठीक है, तो 1 कैरेट 200 मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम बहुत छोटा है, 1 ग्राम से भी छोटा। ओके, तो ये मास की छोटी छोटी यूनिट्स हो गई। और कुछ यूज़ करते हैं क्या मास के लिए? बोलिए। हाँ, हाँ, इसमें एक चीज़ आपके समझने लायक है। सबसे ज़्यादा भारी मास किसका होता है और कितना होता है? बोलिए। ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। सबसे ज़्यादा भारी मास कितना हो सकता है? देखिए, एक प्रोसेस समझिए, ठीक है। जब कोई चीज़ जुड़ती है और बड़ा रूप लेने लगती है, जैसे बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिले तो पत्थर बन गया, बहुत सारे पत्थर, मिट्टी, रेत, ये सारी चीज़ें मिली तो पूरी अर्थ बन गई। अर्थ जैसे बहुत अर्थ मिले तो सन बन गया। सन बहुत भारी है ना, समझ आया कि नहीं? बोलिए। 13 लाख अर्थ अगर मिल जाएं तब जाके एक सन के बराबर होंगे। कितने अर्थ? 13 लाख। समझ आया? 13 लाख पृथ्वी मिल जाएं तब किसके बराबर बनेंगी? सन के बराबर बनेंगी। तो सन कोई चीज़ है कि नहीं? उसका मास अर्थ की मास से 13 लाख गुना ज़्यादा होगा कि नहीं? होगा। तो हमारे यूनिवर्स में सन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है उसका मास भी एग्जिस्ट करता है। इतनी भारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। अब सन से ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है सन से बड़े हैं तो उसका मास भी सन से ज़्यादा बड़ा होगा। तो हमारी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भारी चीज़ कौन हो सकती है और कितनी भारी हो सकती है? कोई तो लिमिट होगी ना भारीपन की, उससे ज़्यादा भारी चीज़ नहीं होती हो। ठीक है, क्वेश्चन मेरा समझ आया या नहीं आया? आया। भारी होते 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 कितनी भारी होगी? एक तो लिमिट आएगा ना जहाँ ब्रेक लगेगी, और उससे ज़्यादा भारी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। वो क्या है? और इस चीज़ का कैलकुलेशन बड़े सौभाग्य से सबसे पहली बार हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट ने किया था, जिनका नाम था चंद्रशेखर। क्या नाम है? चंद्रशेखर। उन्होंने बताया कि मास की सबसे ज़्यादा लिमिट क्या हो सकती है, यानी उससे ज़्यादा भारी चीज़ कोई नहीं हो सकता दुनिया में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मास बढ़ते 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 अपने लिमिट तक पहुंच गया और उससे ज़्यादा एक कण भी आया, एक कण भी भारी हुआ, तो फिर उसके टूटने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, वो अपने आप टूटने लग जाता है। यानी एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ का मास नहीं हो सकता। और वो लिमिट कितना होता है ये उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो मास की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा मास किसी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा होने की कोशिश करेगा तो क्या शुरू हो जाता है? उसके ब्रेक डाउन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो अपने आप टूटने लगता है।
क्योंकि उससे ज़्यादा भार नेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। समझ रहे हो बात? और वो कितना होता है तो उन्होंने उसका गुणा भाग करके कैलकुलेशन करके बताया कि सन का जो मास होता है, सन का, उससे 1.4 या 1.5 टाइम्स ज़्यादा, सन के मास को कितने गुना बढ़ा दीजिए, 1.4 टाइम्स, जो भी मास बनता है बस वही लिमिट है मास की, उससे ज़्यादा हैवी मास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में जो भी नंबर बनता हो सन का मास, आप बुक से देख लेंगे, आपके चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा सन का मास फिजिकल वर्ल्ड में, और उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करके आप देखिए जो भी मास बनता है बस वो लिमिट है यूनिवर्स के मास की, उससे ज़्यादा भारी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। समझ आया? और ये कैलकुलेशन किसने करके बताया? चंद्रशेखर ने। इसलिए उनके ऑनर में हमने इस यूनिट का नाम ही चंद्रशेखर लिमिट रख दिया, क्योंकि ये मास की लिमिट है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, मास की सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है जी, ओके, नोट कीजिए इसको, इसी में लिखते हैं मास में। चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ओके, इट इज ए हैवीएस्ट मास ऑफ बॉडी आफ्टर दैट body becomes disintegrating itself। इस मास के बाद बॉडी अपने आप ही टूटने लग जाती है, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। और ये कितना होता है? CSL, चंद्रशेखर लिमिट। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन देख के आप 1.4 से मल्टीप्लाई करके इसको बना सकते हो कितना होता है। हो गया ये? बोलिए, लिख लिए कि नहीं लिखे? और ये क्या है? हैवीएस्ट मास, इससे ज़्यादा भारी चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? विच इज़ द हैवीएस्ट मास इन अवर यूनिवर्स। क्या बोलोगे आप? बोलिए, चंद्रशेखर लिमिट। क्यों? उसका रीज़न भी लिख दिया है मैंने। क्यों होता है सबसे भारी? क्योंकि उससे ज़्यादा भारी बनने की कोशिश करेगा तो क्या शुरू हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन, टूटने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो गया? तो ये तो हो गया छोटी छोटी चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये सबसे भारी यूनिट मास की। ठीक, एक सबसे छोटी यूनिट होती है मास की, एटम की दुनिया, बहुत छोटे। एटम का मास किस में नापते हैं? तो उसके लिए हमने एक अलग सी यूनिट बनाई, क्योंकि केजी में बताएंगे तो 0 पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे? 27 ज़ीरो, तब जाके 1 आएगा। तो इतना छोटा किलोग्राम में तो समझ नहीं आएगा ना एसआई सिस्टम में। तो उसको नापने के लिए हमने एक अलग सी यूनिट बनाई, और उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। और ये इतना पॉपुलर हुआ कि आगे चल के हमने AM भी हटा दिया, सिर्फ U बस रखा। यूनिट यूनिट बोलते रहते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, एटम के मास को किस में नापते हैं? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। और सबसे छोटा एटम कौन सा होता है? सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा एटम किसका? जिसका एटॉमिक मास 1। सबसे हल्का कौन सा है? जिसका मास 1 है। बोलो जोर से, जोर से बोलो। एटॉमिक मास 1 वाला कौन? हाइड्रोजन। सबसे छोटा वही है, तो सबसे छोटा मास उसी का हुआ। और हाइड्रोजन का मास कितना? 1। वो उसी को हमने बोल दिया तुम ही क्या हो भैया? 1 AMU। समझ आया? स्मॉलेस्ट मास नोट करो। और इसी को आगे से हम सिर्फ U बोलेंगे, AM भी हटा देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलते हैं जी? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है ना? ओके, हाँ, इसको समझो। 1 AMU किसका, किसके मास को 1 बोलेंगे? 1 एटॉमिक मास यूनिट,
हाइड्रोजन एटम का जो भी मास होगा तराजू में रख के उसको तौलेंगे, उसका मास कितना आता है? हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है मालूम है? हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? नहीं मालूम, 2 नहीं होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी 0 पॉइंट के बाद कितने जीरो लगेंगे? 27, तब जाके 1 आएगा। या 166 है तो आप मान सकते हैं 25 जीरो कम से कम लगेंगे, 24 जीरो कम से 24, उसके बाद 167 आएगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भैया 0.000 क्या जीरो लगेगा? ये 24 ठो, तब जाके 16667 ऐसे कुछ आएगा, इतना केजी। तो कितना भारी है ये? 1 पॉइंट के बाद 24 ठो जीरो आने हैं, बहुत भारी हो गया ना। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में आप क्या लिखेंगे? ये समझ आया? डेसिमल यहाँ है, यहाँ से आते आते यहाँ, सॉरी यहाँ है डेसिमल, यहाँ से यहाँ ले जाना है तो कितने कदम जाने पड़ेंगे? 27, किधर? राइट की तरफ, इसलिए पावर क्या आ जाता है? -27। ठीक है जी, 27 जीरो लगेंगे यहाँ, 27 जीरो, 26 से 27। ठीक है, आया? ये होता है एक हाइड्रोजन एटम का मास, और दुनिया का सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन है, यानी इससे छोटा मास हो नहीं सकता। तो इसी मास को मुंह उठा के क्या बोल दिए? क्या बोल दिए? 1। क्या है ये? 1 AMU। अब बाकी चीज़ें हम हाइड्रोजन के मास से कंपेयर कर लेंगे। एक हाथ में मैंने हाइड्रोजन का एक एटम रखा, ठीक है, दूसरे हाथ में मैंने कार्बन रखा, तो मैंने देखा कार्बन का जो एक एटम है वो हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी है। कितना? 12। तो इसका नाम क्या रखा? मास तो इसका इतना होता है 1.66 10⁻⁻27 kg में, लेकिन इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन को कितना है ये? 1 यूनिट मान लिए इसको, 1 AMU। और इससे कार्बन कितने गुना भारी है? 12। तो कार्बन का मास कितना? ये अगर 1 है और इससे 12 गुना भारी कार्बन है तो कार्बन का मास कितना हो गया? 12 AMU। आया समझ? क्लोरीन को देखा हमने, क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन के एटम से 17 गुना भारी था, तो क्लोरीन का मास कितना? 17 AMU, 17 गुना भारी। अब उसको एग्जैक्ट केजी में निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आता रहेगा केजी में, लेकिन हमने तो यूनिट बना ली ना। सबसे छोटा एटम कौन सा था? हाइड्रोजन। उसका जो भी मास था उसी को क्या बोल दिए तुम? क्या हो आज से? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आ रहा है समझ? अब उससे कंपेयर कर लेंगे, जो एटम इससे 3 गुना भारी होगा उसका मास कितना? 3 AMU। जो एटम इससे 80 गुना भारी होगा उसका मास कितना? 80 AMU। एटम किससे कंपेयर हो रहा है? हाइड्रोजन के एटम से। इससे जितने गुना भारी होगा उसका मास उतने AMU बनता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हाइड्रोजन का एटम ईजिली मिलता नहीं है सिंगल। जब भी मिलेगा क्या मिलेगा? H2, और H2 से H बनाना बड़ा मुश्किल है, सिंगल H नहीं मिलता नेचर में। तो हमने ना थोड़ा सा इसको ईजी करने के लिए ये बोला कि देखो मोस्ट ऑफ द थिंग हमारी दुनिया की कार्बन से बनती हैं। किससे? आप 10th में पढ़े होंगे, हर साल 75,000 से ज़्यादा कंपाउंड नए नए कार्बन से बनते हैं। नए, पुराने तो हर साल बन रहे हैं, हर साल नए कंपाउंड खोजे जाते हैं कार्बन से बनने वाले। कितने? 75,000 से ज़्यादा। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है नेचर का जो मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है हमारे यहाँ, और ईजिली मिलता भी है जगह जगह कार्बन। तो ऐसा करो, हमको ये तो पता है ना कि एक कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम से कितने गुना भारी होता है? 12। उसका मास कितना हुआ? 12 AMU। तो ऐसा करो, एक कार्बन का एटम पकड़ो, आसानी से मिलता है, उसके 12 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े? तो एक टुकड़ा किसके बराबर हो गया? उसका मास किसके बराबर हो गया? एक हाइड्रोजन एटम के बराबर हुआ। एक हाइड्रोजन एटम से कार्बन का मास कितने गुना भारी? 12 गुना भारी। तो कार्बन के 12 टुकड़े कर दो, तो एक टुकड़े का मास किसके बराबर हो जाएगा? हाइड्रोजन के मास के बराबर हो जाएगा। तो बस कार्बन ईजिली मिलता है। तो हमने बोला कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, यानी उसका मास किसके बराबर? हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। उसी को क्या बोल दिया? 1 AMU। कितने टुकड़े कर रहे हैं कार्बन के? 12। उसमें से एक टुकड़े का मास लगभग किसके बराबर है? हाइड्रोजन के। तो अब तुम चाहे हाइड्रोजन के मास को 1 AMU बोलो या कार्बन के 12वें हिस्से को 1 AMU बोलो, दोनों तो एक ही चीज़ हो गई ना। लैंग्वेज बस हमने बदल दी। समझ में आ रहा है सेंटेंस कि नहीं आ रहा? तो व्हाट इज AMU? मास ऑफ 1/12 ऑफ, या मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ
मास ऑफ वन कार्बन एटम। और कार्बन भी कौन सा लेना है, जिसका आइसोटोप कितना होता है 12, और इसका मास 12वें हिस्से का मास इतना ही होता है एक हाइड्रोजन एटम के बराबर, तो उसी को क्या बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? आया। U का मतलब होता है यूनिफाइड, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यूनिफाइड मास, उसको शॉर्टकट में यूनिट बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या नाम रहता है उसका? यूनिफाइड। और ये एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, हो गया ये कि नहीं हुआ? तो सबसे छोटा यूनिट समझ आया एटम नापने का क्या है मास में? 1 AMU। और 1 AMU किसका मास है? एक हाइड्रोजन एटम का मास। लेकिन उसको कोट किस में करते हैं? कार्बन के एटम से 1/12 कर देते हैं, उसका जो भी मास होता है उसी को 1 AMU मान लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये तो हमने बना लिया आपका लेंथ का बना लिया, मास का बना लिया। जस्ट 2 मिनट रुकिए, टाइम का भी जल्दी से बनाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि लेंथ मास टाइम यही बेसिक क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, ओके। टाइम के लिए ऐसा यूनिट में हमने क्या बनाया है सिस्टम? यूनिट सेकंड। सेकंड के अलावा भी हम लोग दुनिया भर के टाइम कोट करते रहते हैं, दुनिया भर के यूनिट्स में टाइम बताते रहते हैं। जैसे आज नहीं यार, कल आना। कब आना? कल। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? टाइम। कल आना, परसों आना। तो ये कल परसों क्या है, यूज़ करते हैं कि नहीं हम? तो ये क्या है हमारे लिए? प्रैक्टिकल यूनिट्स टाइम की। आपकी क्लास अभी नहीं लगेगी, 60 मिनट के बाद लगेगी, तो मिनट्स में हम यूज़ करते हैं कि नहीं? बोलो ना, मिनट्स यूज़ करते हैं कि नहीं? तो मिनट्स क्या है? SI सिस्टम की यूनिट तो नहीं है, लेकिन यूज़ होता है, इसलिए क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स। आवर प्रैक्टिकल यूनिट्स, डे प्रैक्टिकल यूनिट्स। फिर हफ्ते आप लोग यूज़ करते हो कि नहीं? वीक्स करते हो कि नहीं? अगले हफ्ते मैच होगा तो हफ्ता हम यूज़ करते हैं कि नहीं? तो हफ्ता हमारा प्रैक्टिकल यूनिट हो गया, क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से मंथ, इसी तरह से ईयर, इसी तरह से सेंचुरी, इसी तरह से डिकेड। ये सब टाइम के यूनिट्स हैं और ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। कौन कौन से बताओ? SI सिस्टम में यूनिट्स कौन सी है? सेकंड। SI सिस्टम में कौन सी यूनिट चल रही है जी? सेकंड चल रही है। इसके अलावा कौन सी बच गई? मिनट्स हो गया, आवर्स हो गया, डे हो गया, और वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी यूनिट्स कौन सी यूनिट है? क्या नापने की? बोलिए। टाइम नापने की यूनिट है। समझ आया या नहीं आया? आया। अच्छा, एक साल हम लोग महीने को और साल को, महीने को और साल को दो तरीके से नापते हैं। एक तो सूरज को बेस बना के हम महीने को नापते हैं, और दूसरा चांद को बेस बना के महीने को नापते हैं। समझ आया? आप सबको मालूम है कि सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे घूमती है, इलिप्स में, गोल गोल नहीं घूमती ना, ऐसे घूमती है। ठीक है, तो ये सन है, सपोज ये अर्थ है। यहाँ से जब अर्थ चल के यहाँ पहुँचेगी, एक टुकड़ा हुआ, ये दिख रहा है, ये पूरा सरकमफ्रेंस, इसके 12 टुकड़े कर दिए। कितने? ये सन है ना, और ये अर्थ। सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है अर्थ, तो ये जो सरकमफ्रेंस बनता है, इसके 12 टुकड़े कर दिए ऐसे। ये कितने टुकड़े? 12। एक टुकड़े का नाम रखा जनवरी, एक का नाम रखा फरवरी, एक का नाम रखा मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके 12 महीने के नाम बने। आया समझ कि नहीं आया? आया, पक्का। इसी तरह से जब अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा ऐसे घूमता है, तो हम ये देखते हैं कि चांद 29 दिन में जब घूमता है, तब जाके हमारा एक महीना पूरा होता है। कितनी बार घूमता है चांद? 29 दिन, 30 दिन में, कभी 29 दिन, कभी 30 दिन, तब हमारा एक महीना पूरा होता है। तो ये महीने की काउंटिंग हम किसको देख के कर रहे हैं? चांद को देख के कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो कैलेंडर बनता है हमारा चांद वाला, जब आप लाला साहब का कैलेंडर देखेंगे और उसमें आप देखोगे चैत्र का महीना आ गया, बैसाख आ गया, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये सारी चीज़ें ये किसके बेसिस पर चलती हैं? चांद के बेसिस पर चलती हैं। समझ आया? तो ये वाला जो कैलेंडर चलता है हमारा एक साल का, जिसमें मैंने हिंदी महीने के नाम आपको बताए, इस महीने को बोलते हैं लूनर मंथ। क्या बोलते हैं? बोलिए।
लूना बोलते हैं चांद को। किसको बोलते हैं? लूना। तो चांद की वजह से जो महीने बनते हैं उस महीने को क्या बोलते हैं? लूनर मंथ। ये कैलेंडर में होता है आपके। और दूसरा, ये तो सभी जानते हो, रटा रटाया रहता है आपको, जनवरी फरवरी, क्योंकि यही यूज़ करते हैं आप लोग। और ये किसके बेसिस पर हो रहा है? सूरज के बेसिस पर, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सोलर मंथ। सूरज की वजह से इसका नाम क्या है? तो महीने दो तरह के होते हैं, एक होता है लूनर मंथ और एक होता है, हाँ, ये ड्यू टू मोशन, किसके? ड्यू टू मोशन ऑफ मून, ये। और सेम सन और अर्थ के हिसाब से जो महीने बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोलर मंथ बोलते हैं। ये समझ आया? बोलो। अच्छा, यहाँ देखो, जब पृथ्वी हमारी ऐसे घूम के ऐसे आती है, ये सन है, ऐसे घूम के एक चक्कर लगा के यहीं पे आ जाती है, कितना दिन पूरा होता है? बोलो। 1 साल पूरा हो गया, कितने दिन हुए? 365 दिन। ध्यान से समझना जल्दी से, कितने दिन में एक चक्कर घूम आई है यहाँ से यहाँ? अब देखो ना, पहला साल चल रहा है, अर्थ ऐसे घूमी यहीं पे आ गई, 1 साल खत्म, ठीक। दूसरे साल चली यहीं पे आ गई 365 दिन में, 2 साल खत्म। तीसरे साल चली 365 दिन में फिर घूम के आ गई, कितने साल खत्म? 3 साल। लेकिन जब चौथे साल चलती है तो चलते 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 यहीं तक पहुंचती है 365 दिन में, यहाँ नहीं आ पाती। समझ आया? 365 दिन में चौथे साल जब चलती है तो कहाँ पहुँचती है? यहाँ, पीछे हो जाती है, यहाँ नहीं पहुँच पाती। अब 1 दिन और चलती है, 1 दिन और चलती है तो यहाँ पहुँच जाती है जहाँ से चली थी। तो चौथे साल कितने दिन एक्स्ट्रा चलना पड़ा इसको? 1 दिन और। तो चौथा साल हर बार कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि चौथे साल को 1 दिन बढ़ा दें। हम ये बोलते हैं कि देखो, ये घटना कितने साल बाद होती है? 4 साल बाद। तो 4 साल के बाद ना ये 1 दिन चलती है एक्स्ट्रा, तो उस 1 दिन के 4 टुकड़े कर दीजिए। कितना करना है? 1 दिन के 4 टुकड़े कर दीजिए। और हर साल वो कितना चलती है? 365। तो हम ये बोलेंगे कि हर साल कितने दिन का बनता है? तो आंसर है 365 दिन पूरे पूरे, और 1 दिन का कितना टुकड़ा? 1/4, 6 घंटे। 24 घंटे होते हैं, 4 से डिवाइड करो, कितने आएंगे? 6 घंटे। तो 365 दिन कंप्लीट और 1 डे का 1/4 पार्ट, ये मिला के 1 साल बनता है। तो 1 साल 365 का नहीं होता, ना 366 का होता है कभी भी। 1 साल कितने का होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में? 365 and 1/4 ऑफ अ डे। समझ आया? दिस इज सोलर मंथ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये तो टाइम आपने बड़े बड़े टाइम देख लिए, मिनट में, आवर में, डे में, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ये सब आप समझ रहे हैं। सबसे छोटा टाइम कौन सा होता है और उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे छोटे टाइम को बोलते हैं 1 शेक, ठीक है। क्या बोलते हैं? सबसे छोटा टाइम। और ये होता है 10⁻⁻8 सेकंड। 1 सेकंड के नीचे 1/10 के आगे 8 जीरो लगा दीजिए, 1 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 10 अरब से, ठीक है, ओके। ये होता है 1 शेक, सबसे छोटा टाइम। अब इससे क्या नापते हैं ये आप लोग गूगल सर्च कीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा आपको अभी, ठीक है जी। तो ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गई। हमने लेंथ, मास और टाइम नाप लिया। अभी हम यहीं तक रुकेंगे, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। जैसे प्रेशर है, हमने नहीं नापा अभी। वर्क है, हमने अभी नहीं नापा है। तो ढेरों यूनिट्स आएंगी, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सरफेस टेंशन आएगा, बायोएनसी आएगा, ऐसे करके बहुत सारी डिराइव यूनिट्स आएंगी, और हर एक को हमको टाइम पे नापना है। सबको अगर हम यहीं पे नाप लेंगे तब तो पूरा काम यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सबके लिए हमने अलग अलग चैप्टर्स बना रखे हैं, वहाँ पर जो जो यूनिट्स आएंगी उनको मेज़र करने का तरीका वहीं पर डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 हमारे फंडामेंटल थे, लेंथ, मास, टाइम, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब हम फिर से लेंथ को नापेंगे। अब लेंथ नापते कैसे, वो मेथड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। क्या डिस्कस करना है हमको आप, कि मेथड क्या है लेंथ नापने का, मास नापने का, छोटी छोटी चीज़ों का लेंथ नापना है, किस मेथड से नापोगे, मेथड क्या लगाओगे। अभी तो हम ये देख रहे थे नापते किस में हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे नापते कैसे हैं, ठीक है ना। क्या क्या मेथड है। बहुत दूर की चीज़ नापनी है, उसको कैसे नापते हैं? पैरेलैक्स मेथड से, ठीक है, बिना वहाँ गए नाप लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। बहुत छोटी चीज़ नापनी, मॉलिक्यूल का साइज़ नापना है, कैसे नापेंगे? ऑयलिक एसिड की हेल्प से नापेंगे,
वो कैसे नापते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करके हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। तो इसको यहीं तक ब्रेक करते हैं, नोट कर लीजिए।